बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिपल टैंक। इससे पहले हम वेव मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब रिपल टैंक क्या है, ये भी वेव के हवाले से ही है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस्ड वेव्स एंड स्टडी ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा आला जो वाटर वेव्स को बनाने के लिए और फिर उन वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खूबियां हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। यानी कि अब आपने वेव्स को लेबॉर्ट्री के अंदर भी स्टडी करना है। उस मकसद के लिए जो आप मशीन बनाते हैं या डिवाइस या आला या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको नाम दिया जाता है रिपल टैंक का। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि इसकी बनावट क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे होगा जिसको आपने एक टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है। जिस तरीके से आप आम टेबल देखते हैं, आम टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस वाला हिस्सा होता है वो लकड़ी वगैरह का बना होता है, लेकिन रिपल टैंक का ये वाला हिस्सा यानी कि उसका पैंदा या बॉटम वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास, ऐसा ग्लास जिसमें से हम आर पार की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो इसका पहला हिस्सा जो रेक्टेंगुलर मुस्ततील शक्ल का होगा वो ग्लास के सरफेस पर मुश्तमिल होगा। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा वो फ़िश वाले जो आपने टैंक बनाए होते हैं जिसके अंदर रंग बिरंगी या फ़िश छोड़ देते हैं, शीशे का बना हुआ एक टब सा बना होता है जिसके अंदर से आप बाहर से भी उनको देख सकते हैं। तो उस जैसा ही टब आपने यहाँ पर भी बनाया हुआ है और जिसके अंदर आपने शैलो ऑफ वाटर यानी कि कम गहरा पानी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला हुआ है। ये पहला काम हो गया इसका। इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग पैडल का नाम दिया जाता है या इसको वाइब्रेटिंग पैडल का नाम भी दिया जाता है। और ये एक लकड़ी का बना हुआ एक तरह की तख्ती जैसे होती है उस तरह का है और इसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को भी नस्ब कर देते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पैडल है, इस पैडल के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, मोटर को नस्ब कर देते हैं। अब ये जो पैडल है इसका नीचे वाला हिस्सा, इसका जो निचला हिस्सा है वो पानी को टच कर रहा होता है, पानी के हिस्से को वो मस कर रहा होता है। अब इसको हम पावर सप्लाई के ज़रिए से क्या कर देते हैं, अटैच भी कर देते हैं। और इसके अलावा ये जो पैडल है इसको रबड़ बैंड के ज़रिए से, ये जो स्टैंड आप देख रहे होंगे, इस स्टैंड के साथ इसको लटका दिया जाता है रबड़ के साथ। अब इसकी ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर, ये काम कैसे करता है। बहुत ही इसका जो वर्किंग है आसान है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से बटन को ऑन करना है और ये जो वाइब्रेटर जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक मोटर को लगाया हुआ चलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये स्टार्ट होगी इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो पैडल है इस पानी के अंदर अप डाउन ये मूव करना शुरू कर देगा। साफ ज़ाहिर है इसका नीचे वाला हिस्सा तो पानी के साथ टच था, जैसे ही ये पानी के साथ टकराएगा इसके ऊपर फ्रंट वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। इसको वेव फ्रंट का नाम भी दिया जाता है, सीधी वेव्स। यानी कि आप कह सकते हैं वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, वेव फ्रंट। ये ऐसी वेव्स होती हैं, ये साइड में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, वेव फ्रंट यानी कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है बिल्कुल एक जैसी ही होती है। इस वजह से जो आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रेट लाइन, ये असल में वेव फ्रंट हैं, सीधी लाइंस। उसके बाद इस बल्ब का क्या काम है, बल्ब का काम ये है कि इसके ऊपर, इस टैंक के ऊपर रोशनी डाल रहा है। अब इसके नीचे हमने एक स्क्रीन भी लगाई हुई है। स्क्रीन आप कोई कपड़े, वाइट जो कपड़ा होता है उसकी शीट लगा सकते हैं, कोई पेपर लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है
ये टेबल वाला हिस्सा, ये ग्लास ट्रे जो आपने रखा हुआ है, अब बल्ब की रोशनी पड़ेगी पानी के ऊपर। अब इस पानी के अंदर वेव फ्रंट बन रही हैं और जो टैंक के अंदर बन रही हैं, और इसका इमेज जो है वो हम इस स्क्रीन के ऊपर भी दे सकते हैं। यानी कि जिस तरह की वेव्स आप इस टैंक के अंदर बना रहे हैं, वैसी ही वेव्स इस स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आएंगी। अब ये जो वेव्स है, सब हमें पता है कि एक वेव जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं जी। एक होता है हायर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। हायर को हम क्रस्ट का नाम देते हैं, जबकि उसका लोअर पार्ट जो होता है उसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। अब ये जो इसकी ब्राइट लाइन नज़र आएंगी, ब्राइट लाइंस वो शो करेंगी इसके क्रस्ट को, जबकि जो डार्क लाइंस वो शो करेंगी इसके ट्रफ को। यानी कि ये वाला इसका ब्राइट पार्ट है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्रस्ट का, और ये वाला इसका डार्क पार्ट है तो इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रफ का। तो इस तरीके से आपने वेव फ्रंट बना दी। तो बड़ा ही आसान तरीका है वेव्स बनाने का कि जस्ट आपने वाइब्रेटर को ऑन करना है तो वेव फ्रंट बनना शुरू कर देंगी। अगर आप इसका इमेज हासिल करना चाहते हैं तो इस टेबल के नीचे, क्योंकि आपने इस ग्लास ट्रे को तकरीबन हाफ मीटर जो है, हाफ मीटर के डिस्टेंस पर रखा होता है इसको, तो वहाँ से आप स्क्रीन के ज़रिए से इसके इमेज को देख सकते हैं। और अगर आपने वेव को चेक करना है, इसका जो ब्राइट लाइंस होंगी उसको क्रस्ट का नाम दिया जाएगा और जो डार्क लाइन है उसको ट्रफ का नाम दिया जाएगा। ये तो होगी इसका पहला हिस्सा। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। अब वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वाटर वेव्स की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन, और दूसरे नंबर पर है रिफ्रैक्शन, और तीसरे नंबर पर है डाइफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, डाइफ्रैक्शन भी कहा जाता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। अब इनको हमने वन बाय वन डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस पलट आना, लौट आना। अब वेव्स की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद होगा? वेव्स की रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन से मुराद कि अब अगर कोई वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो अगर वो उस मीडियम के साथ टकरा कर वापस आ जाएं तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का नाम दिया जाता है। इस हालत में उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा। अब इसी बात को हमने डिस्कस करना है। सपोज़ आप रिपल टैंक के ज़रिए से वेव फ्रंट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें। अब आप क्या करते हैं, इस टैंक के दरमियान एक बैरियर, एक रुकावट या कोई रॉड वगैरह वो रख देते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास रिपल टैंक है जी, उसके अंदर आपने एक बैरियर को रख दिया है, ये बैरियर रख दिया है। अब पहला इसका काम कि वेव जो है वेव फ्रंट इसके साथ टकरा रही हैं। ये इसका पहला हिस्सा, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है आप यूं बना सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है। उसके बाद इस बैरियर से टकराने के बाद ये वापस पलटेंगी। सपोज़ अब इसके वापस पलटने को देखते हैं हम। अब जो वेव्स हैं वो इस तरीके से बन रही हैं जी।
यानी कि आप इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये आ जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि ये हमारे पास एक बैरियर है, वेव्स आती हैं यहाँ पर, इसके साथ टकराने के बाद वापस पलट जाती हैं, तो इस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। अब इसमें दूसरी बात हमने डिस्कस करनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब ज़रा समझना है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। कोई भी जब आप एंगल बनाते हैं तो उसके ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करता हूँ। नॉर्मल एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो 90 का डिग्री बनाती है, उसको नॉर्मल का नाम दिया जाता है। अब पहली वेव जो आने वाली वेव्स हैं उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट वेव का, और उसके साथ जो एंगल बनेगा वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और फिर वापस पलटने वाली जो वेव्स होंगी उसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड वेव का, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको आप आई के साथ डिनोट कर रहे हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आप आर के साथ शो कर रहे हैं, वो दोनों बराबर होंगे। क्या मतलब कि जिस एंगल के साथ वेव आएंगी उसी एंगल के साथ वापस भी जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर वो आते हुए 30 डिग्री बना रही हैं तो वापस जाते हुए भी 30 डिग्री बनाएंगी। सपोज़ अगर वो 60 डिग्री बना रही हैं तो वापस जाते हुए भी 60 डिग्री ही बनाएंगी। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपनी डायरेक्शन को, अपनी सीमत को, अपने रुख को तब्दील कर ले, हम उसको नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। उसी तरीके से आपने रिपल टैंक के दरमियान में एक बैरियर रखना है और वेव्स की जो मोशन है उसको चेक करना है। सपोज़ आपने ये एक बैरियर रखा हुआ है, बैरियर एक मीडियम है, बैरियर की दूसरी साइड पर ये दूसरा मीडियम आ जाएगा। ये जी वेव्स फ्रंट बन रही हैं, वेव फ्रंट, सीधी वेव्स बन रही हैं। अब जब इस मीडियम के साथ टकराएंगी तो इसमें भी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। हालांकि इनको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती हैं, थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपनी डायरेक्शन से हट जाती हैं। तो इस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। अगर यहाँ पर आपने एंगल चेक करना हो तो यहाँ पर आप किसी भी एक जगह पर नॉर्मल ड्रा करेंगे और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और जबकि दूसरा भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल ही होंगे। अब आते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स पर। डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है? अब वेव्स का शार्प एजेस के करीब बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, इस अमल को नाम दिया जाता है डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। अब डाइफ्रैक्शन को आपने चेक करना है कि सपोज हमारे पास ये वेव फ्रंट हैं, ये वेव फ्रंट हैं जी। अब इसके रास्ते में हम दो बैरियर रख देते हैं। ये वाला हिस्सा बन जाएगा एक, फर्स्ट सपोज हमारे पास ये एक बैरियर है और दूसरा ये बैरियर है। अब दरमियान में जो गैप आपने छोड़ा हुआ है, इन दो बैरियर के दरमियान में हम उसको नाम देते हैं सिलेट का। ये हो जाएगा सिलेट। अब साफ ज़ाहिर है आपने यहाँ पर तो रुकावट रखी हुई है, जो वेव्स हैं वो इस सिलेट में से, इस गैप में से, सुराख में से ही गुजरेंगी। जैसे ही इसको पास करेंगी,
वेव जो है इस सिलेट के जो कॉर्नर हैं, ये वाले कॉर्नर इसकी तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, अगर हम वेव की देखें, ये मुड़ना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से, यानी कि आप देख रहे हैं एक तरह का ये सेमी सर्कल बना रहे हैं। और ये जो आपने सिलेट रखनी है या ये जो आपने बैरियर रखनी है अकॉर्डिंग टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, कि जितना इसकी वेव लेंथ होगी उसके मुताबिक ही रखना होगा। मतलब अगर छोटी वेव्स हैं उसके लिए हमें जो गैप है वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा। अगर वेव्स बहुत बड़ी हैं तो उसके दरमियान जो बैरियर है वो भी हमें उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर वाटर वेव्स हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, और बैरियर रख लेते हैं आप छोटा सा, बैरियर आपने छोटा सा रखा हुआ है और सिलेट जो है इसके दरमियान बहुत ज़्यादा है, गैप इसके दरमियान बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या ये होगा, इसकी बेंडिंग जो होगी बहुत कम होगी, इसकी जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ही कम होगी, यानी कि एक टाइम तक तो ये बेंड होती रहेंगी, उसके बाद ये दोबारा स्ट्रेट में आ जाएंगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपने डायफ्रैक्शन को चेक करना है अकॉर्डिंग टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव, कि जैसे एक पॉन्ड के अंदर जो आप वेव बनाते हैं वो छोटी होती हैं, जबकि वो वेव्स जो आप समंदर के अंदर बनाते हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, उनकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो साफ ज़ाहिर है अगर उसकी डायफ्रैक्शन करनी है तो सिलेट जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन। इसके बाद बारे में आखिरी बात जो है वो है स्पीड ऑफ द वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव्स। अगर हमने ये चेक करना हो कि वेव की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आपने क्या करना है, ये जो पानी है उसके दो हिस्से कर लेंगे आप, जो वाटर टैंक है उसके दो हिस्से कर लेंगे, दरमियान में आप कोई बैरियर, कोई रुकावट, कोई भी चीज़ रख लें। सपोज़ हमने यहाँ पर इसके दो पार्ट बनाने के लिए इसके दरमियान रुकावट रख ली है। अब इसका एक हिस्सा जो है वो है डीप वाटर का, डीप वाटर, गहरा पानी, जबकि इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है जी शैलोअर वाटर, शैलोअर वाटर, इसको कहते हैं कम गहरा पानी। ये गहरा है और जबकि दूसरा क्या होगा, कम गहरा पानी। अब जो गहरा पानी है वहाँ पर आपको ब्लू कलर भी ज़्यादा नज़र आएगा और इसकी वेवलेंथ जो होंगी वो बिल्कुल उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा बहुत करीब करीब होगा, बहुत कम होगा। जबकि जो डीप शैलोअर वाटर है इसकी वेवलेंथ के दरमियान फासला ज़्यादा है। तो ये बात क्या शो करती है कि जो गहरा पानी होता है उसमें स्पीड ऑफ वेव भी ज़्यादा होती हैं, और जबकि जो शैलोअर वाटर होता है उसमें स्पीड ऑफ वेव उतना ही कम होती हैं। जिस तरीके से छोटे नदी नाले होते हैं, पानी कम गहरा होता है, वहाँ पर उसकी स्पीड भी उतनी कम होती है, जबकि उसके मुकाबले में समंदर है या दरिया है वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा होता है। इस वजह से वहाँ पर स्पीड ऑफ जो वेव्स होंगी वो उतना ही ज़्यादा होंगी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या इस अमल के दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि वो जो वाइब्रेटर है वो तो एक ही रफ्तार के साथ वेव्स बना रहा है। फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकेंड, कि एक सेकंड में बनने वाली वेव्स की तादाद, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा तो स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा कि गहरा पानी उसमें स्पीड ज़्यादा, और जो हल्का पानी है, कम गहरा पानी है, उसमें स्पीड ऑफ वेव जो होंगी वो उतना ही क्या होंगी, कम होंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। रिपल टैंक के हवाले से हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, उसकी वर्किंग, और इसके स्टडी करते हुए हमने जो 3 टाइप्स हैं इसकी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन को तफसील के साथ पढ़ लिया है। आई होप ये आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।